गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। हाँ बच्चों, बहुत समय हो गया क्लासेस नहीं ले पाए बेटा, मजबूरी के कारण। अभिषेक आ गया है, आयुष, ठीक है। पिछले रिटर्न हेनरी लॉ पढ़ाया था, कोई क्वेश्चन बेटा? फिर मैं आगे चलूं। हेनरी लॉ पढ़ाया था, कोई क्वेश्चन है क्या? गुड इवनिंग युवराज। आयुष राजपूत भी आ गया है। चलो कोई बात नहीं, हम लोगों ने लास्ट टाइम पे हेनरी लॉ पढ़ा था शायद, है ना? उसके आगे का टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। पहली बात तो मैं तुम्हें एक मतलब बता दूं कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है। देखो बेटा, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है वो समझो आप। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस समय जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है उस इक्विलिब्रियम को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। पहली बात तो आप ये लोग नोट कर लो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग कंचन, गुड इवनिंग। आज बच्चों सारे, तो इक्विलिब्रियम का पहले मतलब समझ लो, क्योंकि आज के टर्म में इक्विलिब्रियम की बहुत आवश्यकता है। इक्विलिब्रियम की बहुत आवश्यकता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के ना। इक्विलिब्रियम, आज का हमारा जो टॉपिक है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है वेपर प्रेशर। आज हम सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे, नोट्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। आज का हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर है। कल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ लो। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तब इक्विलिब्रियम बोला जाएगा, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम को साइन से बताया जाता है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का साइन है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन का साइन है। ये फॉरवर्ड डायरेक्शन का साइन है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन का साइन है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए तो उस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। उस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर दिख रहा है ना आपको? इसमें क्लियर दिख रहा है ना? उस इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा आज हमको जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है वेपर प्रेशर। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर को समझने के लिए वेपर प्रेशर की बहुत आवश्यकता है। पहले मैं देख लूं कौन कौन बच्चे आ गए हैं। बेटा पहले आप इक्विलिब्रियम का मतलब समझ गए क्या? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। इक्विलिब्रियम को इस साइन से बताया जाता है। इक्विलिब्रियम को इस साइन से बताया जाता है। वेपर प्रेशर को समझने के लिए जिस कंसेप्ट की आवश्यकता है उस कंसेप्ट को, पहली बात तो मैं एक चीज और बता दूं, यहां पर डायनेमिक इक्विलिब्रियम ऑलवेज क्लोज कंटेनर में अचीव किया जाता है। ऑलवेज कंटेनर क्लोज होना चाहिए, क्लोज कंटेनर में अचीव किया जाता है। इक्विलिब्रियम ऑलवेज किस में अचीव किया जाता है? क्लोज कंटेनर। अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों। तो
तो आज हम लोगों को वेपर प्रेशर का कंसेप्ट समझना है, और वेपर प्रेशर के कंसेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले इवोपरेशन का कंसेप्ट समझते हैं। वेपर प्रेशर का कंसेप्ट समझने से पहले सबसे पहले हम इवोपरेशन का कंसेप्ट समझते हैं। हम लोगों ने एक बेटा कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड को भर दिया है। ये कंटेनर में मैंने लिक्विड को भर दिया है। फिर से बनाता हूं डायग्राम। बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंटेनर ले लेते हैं। आज मैं आपको अंतर बताना चाहता हूं, समझना बहुत ध्यान से। और ये मैंने एक लिक्विड ले लिया और ये लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल बेटा है, समझ में आ रहा है? डायग्राम दिख रहा है? ये लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल है और ये लिक्विड का बल्क का मॉलिक्यूल है, बल्क का। अंतर समझो। पहला हम कौन सा कंसेप्ट समझने जा रहे हैं कि इवोपरेशन का क्या मतलब होता है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इवोपरेशन का क्या मतलब होता है। ये जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस के मॉलिक्यूल है बेटा, ये सरफेस के मॉलिक्यूल है और ये वाला मॉलिक्यूल बल्क का मॉलिक्यूल है। एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा, आपको मैं समझाना चाह रहा हूं सिर्फ। ये बल्क का मॉलिक्यूल है, बीच का मॉलिक्यूल है। ये वाले मॉलिक्यूल सरफेस का मॉलिक्यूल है। दोनों का बिहेवियर अलग है। मैं एक चीज बता दूं, जो ये बल्क में जो ये मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इस पर हर तरफ से लगने वाला फोर्स बैलेंस है। इस पर हर तरफ से लगने वाला फोर्स बैलेंस है बेटा। जो मॉलिक्यूल बल्क में होता है उस पर हर तरफ से लगने वाला फोर्स बैलेंस होता है। ये बल्क में जो मॉलिक्यूल है इस पर नेट फोर्स कितना आएगा बेटा? 0। ये वाला एरो इस वाले एरो को कैंसिल करेगा, ये वाला इस वाले को कैंसिल करेगा, ये वाला इस वाले को कैंसिल करेगा, तो इस पर नेट फोर्स जो आती है बेटा वो 0 आती है। बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर नेट फोर्स 0 होती है। आप समझो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। इवोपरेशन के अंदर पहली बात ये समझ में आ गई कि बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उस पर नेट फोर्स 0 होती है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर नेट फोर्स 0 नहीं होती, उस पर फोर्स कम होती है बेटा। देखो इधर जैसे मान लो ये वाला मॉलिक्यूल है, इस पर यहां से फोर्स लग रही है, यहां से फोर्स लग रही है, नीचे की तरफ से भी फोर्स लगेगी बट ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगेगी बेटा। ये जो सरफेस में प्रेजेंट मॉलिक्यूल है इस पर बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में अट्रैक्शन कम होता है। आप समझो ना, बल्क में चारों तरफ से मॉलिक्यूल इसको क्या लगा रहे होंगे? फोर्स लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से इस पर नेट फोर्स 0 है। पर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर एक तो इधर से फोर्स लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक नीचे की तरफ से लग रहा है, ऊपर की तरफ से कोई फोर्स नहीं लग रहा, जिसकी वजह से इस पर इस मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स 0 नहीं है। ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल है भाई, इस पर नेट फोर्स 0 नहीं है तो ये अनस्टेबल है। सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल के ऊपर जो अट्रैक्शन होता है वो बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कम होता है। समझो मेरी बात, नोट करो इस बात को, पहले जल्दी से नोट कर लो पहले। बेटा जो सरफेस पे प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल है वो लेस अट्रैक्शन फील करता है एज कंपेयर टू बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में। आपको मैं ये क्यों बताना चाहता हूं, होता क्या है कि जब इवोपरेशन होता है तो सरफेस पर प्रेजेंट जो मॉलिक्यूल है ये वेपर फेज में जाते हैं, ये वेपोराइज हो जाते हैं, ये एस्केप हो जाते हैं, ये लिक्विड का सरफेस छोड़कर वेपर फेज में चले जाते हैं। तो असली में वेपर फेज में जाता कौन है? वेपर फेज में वो मॉलिक्यूल जाते हैं जो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों ना? क्योंकि जो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, मैं यहां पॉइंट लिख रहा हूं, ध्यान रखना। सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल, सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं उन पर अट्रैक्शन कम होता है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो लेस अट्रैक्शन है उन पर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, लिक्विड के केस में जब इवोपरेशन होता है तो सरफेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। ओवरऑल एनर्जी तो सेम रहती है, ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहती है, पर जो सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। इसीलिए इनके एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। मेरी बात समझना, इसीलिए इनके एस्केप करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। देखो मैं फिर से समझाता हूं।
बात समझना, आप पूरी फिर से ध्यान से। इवापोरेशन समझ रहे हैं? इवापोरेशन का क्या मतलब है? पहली बात, आप जनरली इवापोरेशन का मतलब जानते होंगे। अगर मैं एक ग्लास ले लूं, जैसे मान लो इस कप में एक वाटर रखा है, आप किसी भी टेम्परेचर पे ले लो, आप किसी भी टेम्परेचर पे ले लो, और इस कप में वाटर है, तो ये वाटर अपने आप ही इवापोरेट करेगा। कुछ समय के बाद आप आके देखोगे तो वाटर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? उसके जो मॉलिक्यूल है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवापोरेट हो चुके होंगे, वो वेपर फेज में जा चुके होंगे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि अगर मान लो इस कप के अंदर मैं एक लिक्विड ले लेता हूं और इस कप को ओपन कर देता हूं, तो ये किसी भी टेम्परेचर पे, पहली बात तो इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। आप देखेंगे कि जो लिक्विड का लेवल है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो जाएंगे। सरफेस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा क्यों होती है, बता रहा हूं। देखो आप समझो मेरी बात, एक कंटेनर ले लेते हैं इस तरीके का, और एक कंटेनर ले लेते हैं और ये सरफेस के मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सरफेस पे मॉलिक्यूल ले लिया, और ये एक मॉलिक्यूल ले लिया मैंने बल्क में। जो बल्क में जो मॉलिक्यूल होता है उस पर जो फोर्स लगती है वो हर तरफ से बैलेंस्ड फोर्स होती है। इस पर जो नेट फोर्स है बेटा वो बैलेंस्ड है, एफ नेट इस पर 0 है। अच्छा, इस वाले मॉलिक्यूल पे जो फोर्स लग रही होगी इसके बगल वाले ने लगाई होगी, इधर वाले ने लगाई होगी, नीचे वाले ने लगाई होगी, बट इसके ऊपर से कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इस मॉलिक्यूल पर जो अट्रैक्शन है वो कम है। बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल के ऊपर अट्रैक्शन कम है। बात समझो, बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल पर अट्रैक्शन कम है। और जब अट्रैक्शन कम है, नोट कर लो पहले, जरा मैं आप लोगों का रिप्लाई देख लूं। ठीक है, सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में बल्क में जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है उस पर नेट अट्रैक्शन 0 है। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर नेट अट्रैक्शन 0 नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? नहीं 0, वो कहां से अट्रैक्शन फील कर रहा है? यहां से फील कर रहा है, यहां से फील कर रहा है, नीचे से फील कर रहा है, ऊपर से नहीं कर रहा। तो सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल पर बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में अट्रैक्शन कम होता है। अब बताओ, जरा मुझे रिप्लाई करके बताओ। सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसे लिख दूं, सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्टिव फोर्स। बोलो। दूसरा, आपको ये मालूम होगा कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते रहते हैं, और जब वो मूव करते रहते हैं तो वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। टकराने के कारण कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। ओवरऑल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। आप मेरी बात मानो, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, और जब वो कोलाइड करते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो कहां आ जाते हैं? सरफेस पर। जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी, कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है, बट ओवरऑल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो कहां आ जाते हैं? सरफेस पर। और वो सरफेस पर आके क्या हो जाते हैं? इवापोरेट हो जाते हैं। इसी फिनोमिनन को इवापोरेशन बोला जाता है। अब जरा मुझे बताओ, आपको मैंने बताया कि जो मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं वो मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस करते हैं लेस अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। जो मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? मैंने बोला तभी तो वो सरफेस पर आ पाए जब उनकी एनर्जी ज्यादा है। जब उनकी एनर्जी ज्यादा है तभी तो वो सरफेस पर आ पाए। अगर उनकी एनर्जी कम होती तो सरफेस पे कैसे आ पाते? तो असली में जब इवापोरेशन होता है तो वेपर फेज में जाता कौन है? तो असली में जब इवापोरेशन होता है तो वेपर फेज में कौन जाता है? सरफेस पर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं वो वेपर फेज में जाते हैं। आप जरा मुझे बताओ, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वो जो मॉलिक्यूल है वो लेस अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है।
अब इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो ये कहां जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे। इसी प्रोसेस को इवोपरेशन बोला जाता है, इसी प्रोसेस को इवोपरेशन बोला जाता है। जरा समझ के मुझे बताओ, इसी प्रोसेस को इवोपरेशन बोला जाता है। बेटा अगर एनर्जी ज्यादा कैसे होगी, बेटा एनर्जी ज्यादा ऐसे होगी जब ये मॉलिक्यूल लिक्विड के पार्टिकल्स आपस में जब टकराते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। कुछ की जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो सरफेस पे आ जाते हैं, समझ गए। लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं ना, और जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो दे कोलाइड विद ईच अदर, टकराने के कारण उन किसी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है। जिनकी बढ़ जाती है वो सरफेस पे आ जाते हैं, जिनकी कम हो जाती है वो नीचे रह जाते हैं। अच्छा ये बताओ सरफेस पे कौन आएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? हाँ आगे किसका डाउट है, आगे किसका डाउट है? अरे अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होती तो ऊपर कैसे पहुंच पाएंगे भाई? ऊपर कौन निकल पाएगा? जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना। बोलो जल्दी। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप समझो, पहले मेरी बात को समझो। बल्क में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर नेट अट्रैक्शन जीरो है, मतलब उसमें हर तरफ से अट्रैक्शन लग रहा है। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है उस पर हर तरफ से अट्रैक्शन नहीं लग रहा, वो बल्क में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कम अट्रैक्शन फील कर रहा है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, और जब वो मूव करते रहते हैं तो वो आपस में टकराते हैं। टकराने के कारण कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिनकी ज्यादा होती है वो सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इवोपरेशन के अंदर जो लिक्विड सरफेस में जो मॉलिक्यूल है वो वेपर फेज में जाते हैं। इसी प्रोसेस को इवोपरेशन बोला जाता है। तो आप इसमें समझो सरफेस के मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, बट ओवरऑल सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है, और वो एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे ऑलवेज कांस्टेंट होती है। बट जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं जब वो आपस में टकराते हैं तो कुछ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की कम हो जाती है, और जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो सरफेस पे आ जाते हैं। अब आगे बोलो, अब आगे बोलो। Is there any doubt? ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था इस प्रोसेस को इवोपरेशन बोला जाता है। बट एक बच्चे का क्वेश्चन है क्या इवोपरेशन टेंपरेचर पे डिपेंड करता है? तो आंसर है इवोपरेशन टेंपरेचर पे डिपेंड नहीं करता है, वो हर टेंपरेचर पे पॉसिबल है, हर टेंपरेचर पे पॉसिबल है। इवोपरेशन हर टेंपरेचर पे पॉसिबल है। आप कोई भी गिवन टेंपरेचर पे इस कंटेनर को ले लो, किसी भी टेंपरेचर T पर इस कंटेनर को ले लो, उस पर भी इवोपरेशन पॉसिबल है, उस पर भी इवोपरेशन पॉसिबल है। हाँ, सरफेस का मतलब ऊपर है। ये रहा सरफेस, लिक्विड का सरफेस यही तो होगा बेटा, सरफेस तो यही होगा ना। अरे लिक्विड के कंटेनर में जो सबसे ऊपर है वही तो सरफेस कहलाएगा। तो इवोपरेशन को अगर मैं बात करूं तो एक सरफेस फिनोमेनन है इवोपरेशन। बेटा इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा। ये पॉइंट नोट कर लो। मान लो एक कंटेनर ये वाला ले लो, ऐसे छोटा कंटेनर ले लो, और एक बड़ा सा कंटेनर ले लो। बताओ इवोपरेशन किस में ज्यादा होगा? किस केस में मॉलिक्यूल वेपर फेज में ज्यादा जाएंगे? हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने पे इवोपरेशन बढ़ जाता है बेटा। इवोपरेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मतलब हर टेम्परेचर में इवोपरेशन होगा। बट अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एस्केप करने की टेंडेंसी बढ़ेगी, इवोपरेशन बढ़ेगी। अब मुझे एक चीज बताओ, सरफेस फिनोमेनन किस केस में सरफेस ज्यादा है? इस केस में ज्यादा है कि इस केस में ज्यादा है? सरफेस किस केस में ज्यादा है, इस केस में कि इस केस में? सेकंड वाले में। तो इसमें केस में इवोपरेशन ज्यादा होगा, इस केस में इवोपरेशन ज्यादा होगा, तो सेकंड वाले में इवोपरेशन ज्यादा होगा। इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है, इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है। बिल्कुल सही बात है, आंसर बिल्कुल सही है। इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है। तो मैं बताना क्या चाहता था, मैं बताना ये नहीं चाहता था, पूरा आपको मैंने समझा तो दिया है। इवोपरेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। इवोपरेशन सरफेस पे डिपेंड करता है, जिसके पास सरफेस ज्यादा होगा उस केस में मॉलिक्यूल ज्यादा वेपर फेज में जाएंगे, जहां सरफेस कम होगा वो मॉलिक्यूल कम वेपर फेज में जाएंगे। तो इन दोनों में से किस केस में इवोपरेशन ज्यादा होगा? इस बड़े वाले कंटेनर के केस में इवोपरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें सरफेस ज्यादा अवेलेबल है और इसमें सरफेस कम अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है। तो मैं बताना बहुत छोटी छोटी चीजें बताना चाहता हूं, आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों है।
आप मेरी बात ऐसे समझो कि मान लो ये एक लिक्विड का ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर जो हमने लिक्विड ले रखा है वो किसी टी टेम्परेचर पे ले रखा है, ठीक है, टी टेम्परेचर पे है कंटेनर, टी टेम्परेचर पे, कोई भी गिवन टेम्परेचर टी है, ठीक है। यहां जो मॉलिक्यूल बल्क में है इस पर लगने वाला हर तरफ से नेट अट्रैक्शन 0 होगा, मतलब इस पर जो नेट अट्रैक्शन है वो 0 है, मतलब इस वाले और सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब इस पे कहां से अट्रैक्शन लग रहा है, यहां से और नीचे से। तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है और जो मॉलिक्यूल बल्क में प्रेजेंट है दोनों का बिहेवियर अलग है। तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उस पर अट्रैक्टिव फोर्सेस कम है। दूसरा, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और जो यही मॉलिक्यूल कहां जाते हैं, वेपर फेज में, वेपर फेज में। लिक्विड के पार्टिकल्स लगातार मूव करते रहते हैं, दे कोलाइड विद ईच अदर, और कोलाइड होने से कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, कुछ की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा अगर मान लो आप एक ग्लास में आप पानी रख देते हो तो आप कुछ समय के बाद लौट के आओगे तो उसमें पानी कम हो जाएगा, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें इवोपरेशन हुआ है। तो ऐसा तो नहीं कहते कि आप हीट देने की जरूरत है इवोपरेशन करने के लिए, बोलो आप ऐसा करते हो क्या? आप घर में ग्लास रख दो, एक 3-4 दिन के बाद जाना तो देखना ग्लास में पानी का लेवल कम होगा। आप ऐसा, रीजन क्या है, इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन होगा तो मॉलिक्यूल जो लिक्विड के हैं वो वेपर फेज में जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे तो वाटर का लेवल कम होगा ना। तो ऐसा तो नहीं है कि हीट करने की आवश्यकता पड़ेगी, तो इवोपरेशन हर टेम्परेचर पर पॉसिबल है। हाँ, अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो ज्यादा पॉसिबल है, बट उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि गर्म करना पड़ेगा तभी जाके मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, ऐसा नहीं होता। बल्क का मतलब है अंदर, बल्क का मतलब है अंदर, बल्क का मतलब अंदर होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, जो सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, जो सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वेपर फेज में जाते हैं। सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। मालूम चला काइनेटिक एनर्जी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं और दे कोलाइड विद ईच अदर, और जब ये कोलाइड करता है तो कुछ पार्टिकल की एनर्जी बढ़ जाती है, जिनकी एनर्जी बढ़ जाती है वो खुद को कहां ले आते हैं, सरफेस पर। यही मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इवोपरेट होते हैं, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो इनके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पर अट्रैक्शन कम होता है, इन पर अट्रैक्शन कम होता है, और जो मॉलिक्यूल बल्क में होता है उस पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है। अब बताओ समझ में आया कुछ? बाकी तो मैं नोट्स में बताऊंगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। हाँ मनदीप, मैं इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लूंगा जल्दी, और कुछ इलेक्ट्रिक बोर्ड में ले लूंगा मनदीप। आगे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। इवोपरेशन आ गया ना, इवोपरेशन समझ में आ गया। इवोपरेशन के बारे में एक चीज लिख लेना, अपनी नोटबुक रखा करो सामने। इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमेनन है, जितना ज्यादा सरफेस होगा उतना ज्यादा इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन में क्या होता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल है वो इवोपरेट हो जाते हैं, वेपर फेज में चले जाते हैं। अब वेपर फेज में चले जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है सरफेस के मॉलिक्यूल, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। अच्छा, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, और जब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, आपस में टकराते हैं तो कुछ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है वो सरफेस पे आ जाते हैं। मतलब सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अदर मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसीलिए इनके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है। अब जरा मुझे बताओ कि डाउट क्या है। सर काइनेटिक एनर्जी तो नीचे भी होगी,
ना वो तो सेम होगी बेटा, पूरे सिस्टम की सेम होती है, पूरे सिस्टम की सेम होती है। मैंने मॉलिक्यूल की नहीं बोली, कुछ मॉलिक्यूल की ज्यादा हो सकती है, कुछ की कम हो सकती है। ओवरऑल सिस्टम, इस पूरे ओवरऑल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे कांस्टेंट होगी। अभिषेक मैंने ये बोल दिया है, ओवरऑल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे कांस्टेंट होगी। बट कुछ मॉलिक्यूल क्योंकि ये रैंडमली लगातार मॉलिक्यूल मूव करते रहते हैं, टकराएंगे, कुछ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिनकी बढ़ जाएगी वो सरफेस पे आ जाएंगे, जिनकी कम है वो नीचे रहेंगे। सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उनकी काइनेटिक एनर्जी बाकी मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। बट ओवरऑल एनर्जी, अच्छा कुछ की ज्यादा है कुछ की कम है, तो ओवरऑल तो वही रही ना, कुछ की ज्यादा है कुछ की कम है, ओवरऑल तो वही रही ना। बोलो बच्चों। रफ कर दूं, समझ में आई ये वाली बात? ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, क्या इवोपरेशन करने के लिए ये चीज तो नहीं पूछोगे अगली बार कि इवोपरेशन करने के लिए टेम्परेचर देना पड़ेगा? क्यों, इवोपरेशन करने के लिए गर्म करना पड़ेगा क्या? अच्छा, क्वेश्चन का आंसर दो, क्या इवोपरेशन करने के लिए गर्म करना पड़ेगा? इवोपरेशन ऑकर एट एवरी टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे इवोपरेशन होता है, हर टेम्परेचर पर इवोपरेशन होता है। असली में हमें टॉपिक ये नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है वेपर प्रेशर, है ना बेटा। मैं ये मान रहा हूं, ये कंटेनर ले लिया आपने, सुनना बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां पर नोट नहीं करना, ये समझने वाला टॉपिक है। ये मैंने एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड ले लिया और बेटा मैंने यहां कंटेनर क्लोज कर दिया है। यहां मैंने कंटेनर को क्लोज कर दिया है, समझ गए? यहां पर मैंने कंटेनर को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। यहां पर फिर एक प्रेशर गॉज भी लगाया जाता है, प्रेशर गॉज, प्रेशर मेजर करने का। यहां पे एक वैक्यूम पंप भी लगाया जाता है ताकि इसमें से एयर निकाल ले वो। तो मैंने एक लिक्विड ले लिया और मैंने कंटेनर को क्लोज कर दिया। तो जब मैंने लिक्विड लिया है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे, यहां वेपर्स बनेंगी लगातार, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे, बोलो वेपर्स बनेंगी, लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, वेपर्स बनेंगी। आप मान लो एक कंटेनर ले लो, ऐसे है ना एक कंटेनर, बेटा इस कंटेनर को हमने क्लोज कर दिया है ना, और इस कंटेनर में हम लोगों ने लिक्विड ले लिया है। लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे, बोलो लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे। तो शुरुआत में तो क्या होगा, शुरुआत में ये लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे तो ऊपर वेपर्स बनेंगी, ऊपर वेपर्स बनेंगी। अब ये वेपर्स जब बनेंगी, वेपर्स बनेंगी, सुन रहे, लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे तो वेपर्स बनेंगी। अब ये वेपर्स वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगी, ये वेपर्स वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, साथ में ये वेपर्स लिक्विड के सरफेस पर भी फोर्स लगाएंगी, लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर लगाएंगी, और जैसे ये लिक्विड के सरफेस से प्रेशर लगाएंगी, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जनरेट हो जाएगी, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं बताना क्या चाहता हूं, सरफेस पर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, मैं आपको ये डायग्राम में ये बताना चाहता हूं बेटा, डायग्राम आप समझना थोड़ा सा मेरी बात को, है। ये मैंने क्या ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, उसमें ये लिक्विड ले लिया, और ये लिक्विड ले लिया, और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इवोपरेट कर रहे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट कर रहे हैं। तो जब लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट करेंगे तो वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बन गई। अब जैसे जैसे वेपर्स ज्यादा होंगी वो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगी, वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगी तो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। शुरुआत में लिक्विड लिया, लिक्विड के मॉलिक्यूल इवोपरेट करेंगे, वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बनेंगी। अब ये वेपर्स वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। बोलो, ये वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगी, प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। तो यहां दो प्रोसेस चल रहे हैं, यहां दो प्रोसेस चल रहे हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल का वेपर में जाना, इसे कहा जाता है इवोपरेशन, इसे कहा जाता है इवोपरेशन। और वेपर मॉलिक्यूल का दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना, इसे कहा जाता है कंडेंसेशन।
बेटा यहाँ दो प्रोसेस चल रहे हैं। शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे हैं, शुरुआत में लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे हैं, और बाद में ये वेपर फेज के मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल का वेपर फेज में जाना कहलाता है इवोपरेशन, और वेपर फेज के मॉलिक्यूल का लिक्विड में आना कहलाता है कंडेंसेशन। सही ना, बोलो। इवोपरेशन का मतलब समझ गए, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में कन्वर्ट हो गए। तो शुरुआत में क्या होता है, जब शुरुआत होती है, शुरुआत इनिशियली क्या होता है, इनिशियल में शुरुआत में वेपर्स धुआंधार बन रही होती हैं, शुरुआत में वेपर्स धुआंधार बन रही होती हैं। तो शुरुआत में रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन से ज्यादा होता है। शुरुआत में वेपर्स ज्यादा बन रही होती हैं, तो रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन से ज्यादा होता है। इनिशियली की बात कर रहा हूं, शुरुआत में ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड के किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर फेज में। शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल लिक्विड के किस में कन्वर्ट होते हैं, वेपर फेज में। फिर क्या होता है, फिर वेपर फेज में जब मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो आपस में टकरा के वॉल ऑफ द कंटेनर से टकरा के लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। एक समय ऐसा आता है, एक समय इक्विलिब्रियम का मतलब समझा रहा हूं, एक समय ऐसा आता है जब रेट ऑफ इवोपरेशन एट इक्विलिब्रियम, जितनी तेजी से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा उतनी तेजी से वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होंगी, इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इसी को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। शुरुआत में क्या हुआ, शुरुआत में इवोपरेशन ज्यादा था, कंडेंसेशन कम था। एक समय ऐसा आएगा जब जितनी तेजी से वेपर लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा उतनी तेजी से वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होगी। एट रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन, इसी पॉइंट को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम असली में मैं आपको बताना ये चाहता हूं, जो वेपर प्रेशर है ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है बेटा। वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से। वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। अगर आपने इस कंटेनर को क्लोज नहीं किया होता तो वेपर उड़ जाती, वेपर उड़ जाती ना, सिर्फ इवोपरेशन होता, कंडेंसेशन नहीं होता। वेपर प्रेशर अगर आपको पढ़ना है तो ये इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम कैसे, शुरुआत में लिक्विड वेपर में ज्यादा कन्वर्ट होगा तो इवोपरेशन ज्यादा होगा, कंडेंसेशन कम होगा। एक समय ऐसा आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब है जितनी तेजी से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा उतनी तेजी से वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। जितनी तेजी से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा उतनी तेजी से वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हारा पढ़ने के टाइम पर भी इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसे हम सैचुरेशन कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जितनी तेजी से तुम सीख रहे हो उतनी तेजी से तुम दिमाग से निकाल रहे हो, जितनी तेजी से तुम सीख रहे हो उतनी तेजी से तुम दिमाग से निकाल रहे हो। समझो ना मेरी बात को, मैं क्या बताना चाहता हूं। आप भी जब पढ़ाई करते हो तो इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, एक समय तक तो आपकी सीखने की एबिलिटी ज्यादा होती है, फिर एक समय ऐसा आ जाता है अब आपको मैं कुछ भी सिखाऊं आपकी समझ में नहीं आता। इसका मतलब क्या है, जितनी तेजी से आप सीख रहे हो उतनी तेजी से आप उसे हटा रहे हो। बोलो। तो शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में इवोपरेशन ज्यादा होता है ना, रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा है रेट ऑफ कंडेंसेशन से। तो इक्विलिब्रियम एक समय आएगा, एक पॉइंट ऑफ रिएक्शन आएगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जिसमें रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाए, उसी पॉइंट को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसी पॉइंट को बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो असली में वेपर प्रेशर आप किसी भी समय पे नहीं पढ़ सकते। वेपर प्रेशर कब की कहानी है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए। और इक्विलिब्रियम कब एस्टैब्लिश होगा, जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। डाउट बोलो, जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा। इवोपरेशन का मतलब समझ गए हो आप, लिक्विड के मॉलिक्यूल का वेपर फेज में जाना और वेपर फेज के मॉलिक्यूल का लिक्विड में आना। जैसे ये मैंने दोबारा समझाने की कोशिश की, ये लिक्विड फेज के मॉलिक्यूल ये जा रहे हैं वेपर फेज में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इस प्रोसेस को बोला जाएगा इवोपरेशन। इस प्रोसेस को बोला जाएगा इवोपरेशन। लिक्विड के मॉलिक्यूल का वेपर फेज में जाना इवोपरेशन है। तो शुरुआत में लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत तेजी से वेपर फेज में जाएंगे, वेपर्स बहुत ज्यादा बनेंगी, फिर ये वेपर्स वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगी, सही है, दोबारा से किस में कन्वर्ट होंगी, लिक्विड में कन्वर्ट होंगी।
तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? कंडेंसेशन बोला जाएगा। शुरुआत में इनिशियली जब ये चालू होगा, इनिशियली रेट ऑफ इवोपरेशन मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होने का जो रेट है, स्पीड है, वो ज्यादा होगी वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होने की स्पीड से। तो रेट ऑफ इवोपरेशन ज्यादा होगा रेट ऑफ कंडेंसेशन से। ठीक है, अब क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा, शुरुआत में ये ज्यादा था, रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन से ज्यादा था। ऐसे समझ सकते हो कि 3 मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल वेपर से लिक्विड में आ रहा है। तो शुरुआत में इवोपरेशन ज्यादा, कंडेंसेशन कम है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इसके मॉलिक्यूल का वेपर फेज में जा रहे हैं 3, इसके हो गए 2, फिर इसके 3 मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे हैं, इसके 3। एक समय ऐसा आएगा कि जितने मॉलिक्यूल, जितनी स्पीड से मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएंगे, उतनी स्पीड से मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में भी आएंगे। उसी पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। उसी पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, जितनी तेजी से वेपर्स लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तो रेट ऑफ इवोपरेशन बराबर हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन की। तो अगर आपको वेपर प्रेशर पढ़ना है तो आपको इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। किसके बीच में? किसके बीच में बेटा? रेट ऑफ इवोपरेशन बराबर हो जाए रेट ऑफ कंडेंसेशन की। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट ऑफ रिएक्शन पर, इस पॉइंट ऑफ रिएक्शन पर, इस पॉइंट ऑफ रिएक्शन पर अमाउंट ऑफ वेपर्स, इस पॉइंट ऑफ रिएक्शन पर अमाउंट ऑफ वेपर्स फिक्स हो जाएंगे। अमाउंट जो है वेपर का फिक्स हो जाएगा और उस समय वेपर्स जितना प्रेशर लगाएंगी, उस समय वेपर्स जितना प्रेशर लगाएंगी, उसी प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाता है। उस पॉइंट ऑफ रिएक्शन पर बेटा सीधी सी बात है, कंटेनर क्लोज है ना, शुरुआत में वेपर्स कम होंगी, लिक्विड शुरुआत में किसमें है? शुरुआत में लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स में कन्वर्ट होगा, जब वेपर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो वो आपस में टकराएंगी, वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराएंगी, लिक्विड में कन्वर्ट होंगी। एक समय ऐसा आ जाता है जितनी तेजी से लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में जा रहे होंगे, उतनी तेजी से वेपर्स के मॉलिक्यूल लिक्विड में आ रहे होंगे। उसी पॉइंट ऑफ टाइम को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम बोला जाता है। और उस पॉइंट रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाता है। और जब रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाएगा तो उस समय अब इससे ज्यादा वेपर्स नहीं बन सकती, अब इससे ज्यादा वेपर्स नहीं बन सकती। यही तो मतलब है। मतलब अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे लिक्विड से वेपर से, प्रोसेस रुकता नहीं है, पहली बात समझो, यहाँ पर प्रोसेस रुका नहीं है, प्रोसेस यहाँ पर कंटिन्यू चालू है, प्रोसेस चालू है। मतलब जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो लगातार वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स के मॉलिक्यूल लगातार लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। बट इस टाइम पर जो अमाउंट है वेपर्स का वो फिक्स हो जाएगा, अमाउंट ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो जाएगा और उन वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसको वेपर प्रेशर बोला जाता है। उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाता है। बेटा प्रोसेस स्टॉप नहीं हुआ है, प्रोसेस लगातार चल रहा है। जितनी तेजी से लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा रहे हैं, उतनी तेजी से वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड फेज में आ रहे हैं। इसका मतलब है प्रोसेस तो लगातार चल रहा है, बट अब इससे ज्यादा वेपर्स नहीं बन सकती। अब अगर इससे ज्यादा वेपर्स क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि जितनी वेपर्स बन रही थी लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, उतनी वेपर्स लिक्विड में भी कन्वर्ट हो रही हैं। तो इस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ गया। और इस पॉइंट ऑफ रिएक्शन पर अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाती है, अमाउंट ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो जाती हैं और अमाउंट ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो जाती हैं, तो उनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर आप तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ना हो जाए। और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा उस समय अमाउंट ऑफ वेपर्स फिक्स हो जाएंगी, अमाउंट ऑफ वेपर्स फिक्स हो जाएंगी, उनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। मतलब आपको वेपर प्रेशर पढ़ने के लिए रेट ऑफ इवोपरेशन को रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर करना पड़ेगा। जितनी तेजी से इवोपरेशन हो रहा है उतनी तेजी से कंडेंसेशन हो रहा है, तो रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाएगा। और अगर रेट ऑफ इवोपरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाएगा, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर अमाउंट ऑफ वेपर्स फिक्स हो जाएगी। और अमाउंट ऑफ वेपर्स अगर फिक्स हो गए और जितनी वेपर्स हैं उस समय उनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको वेपर प्रेशर बोला जाएगा। अब बोलो डाउट? तो वेपर प्रेशर एक असली में देखा जाए तो एक कांसेप्ट है इक्विलिब्रियम का। तो शुरुआत में क्या होता है, जब हमने शुरुआत में
धुआंधार तरीके से लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, फिर वेपर्स भी टकराकर लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं। तो एक समय आता है कि इक्विलिब्रियम जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाता है, इसको बोला जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो अमाउंट है वेपर्स का वो कांस्टेंट हो जाता है और उन वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाता है। आप जरा बोलो, डाउट बोलो। तो वेपर प्रेशर का कंसेप्ट समझो आप। वेपर प्रेशर का कंसेप्ट ये कहता है कि वेपर प्रेशर कब पढ़ा जाता है, आप समझो मेरी बात को। वेपर प्रेशर तब पढ़ा जाता है जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए, मतलब अब इस टाइम पर इससे ज्यादा वेपर्स नहीं बन सकती। उस टाइम पर अमाउंट ऑफ वेपर्स फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जब अमाउंट ऑफ वेपर कांस्टेंट हो जाता है तो उन वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उसी को बोला जाता है वेपर प्रेशर। ठीक, नोट कर लिया, जरा जल्दी से बताओ, नोट कर लिया? कोई डाउट नहीं? चलो ठीक, रफ कर दूं? अच्छा एक चीज बताओ, क्या अगर मैं कंटेनर की शेप को चेंज कर दूं या अमाउंट ऑफ लिक्विड चेंज कर दूं, बताओ वेपर प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, किस कंटेनर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? कंटेनर क्लोज है दोनों, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? दोनों क्लोज हैं, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी बताओ, वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? बेटा मैं एक चीज यहां बताना चाहता हूं, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे मेरे बच्चे। वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना। वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमेनन नहीं है। चाहे कंटेनर को इसमें लो चाहे इसमें लो, दोनों का वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि वेपर प्रेशर को लेना देना नहीं है सरफेस से, वेपर प्रेशर को लेना देना है इक्विलिब्रियम से। अच्छा अगर आप ये छोटा कंटेनर कर दोगे तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो कंडेंसेशन भी कम होगा। आपने अगर कंटेनर बड़ा कर दिया तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा। बेटा वेपर प्रेशर को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि कंटेनर छोटा है कि बड़ा है, असली में वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे। वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना। अब मेरी बात समझो, उसे लेना देना है इक्विलिब्रियम से, उसे लेना देना इक्विलिब्रियम से। मान लो अगर आपने कंटेनर छोटा लिया तो कंटेनर छोटा लिया तो इवेपोरेशन कम होगा, इवेपोरेशन कम होगा तो कंडेंसेशन भी कम होगा। अगर आपने कंटेनर बड़ा लिया तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा। समझो मेरी बात, अगर आपने कंटेनर छोटा लिया तो आपका इवेपोरेशन भी ज्यादा कम होगा, कंडेंसेशन भी कम होगा। आपने बड़ा कंटेनर लिया तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा, कंडेंसेशन भी ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब है वेपर प्रेशर को लेना देना है इक्विलिब्रियम से, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए। सही है, अगर इवेपोरेशन कम है तो कंडेंसेशन भी कम है, इवेपोरेशन ज्यादा है तो कंडेंसेशन भी ज्यादा है। तो मैं बता रहा हूं वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेनन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ it is independent of amount of liquid। इसको अमाउंट ऑफ लिक्विड से भी कोई लेना देना नहीं है। आप 1 ग्राम लो, 1 लीटर लो, 50 लीटर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप और साइज ऑफ द वेसल, इट डज नॉट depend on shape and size of vessel, shape and size of vessel। ये डिपेंड ही नहीं करता शेप और साइज पे वेसल की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन
शेप, साइज और वेसल। आप ऐसा वेसल ले लो, आप ऐसा वेसल ले लो, आप ऐसा वेसल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ना वेपर प्रेशर, कोई फर्क नहीं पड़ना वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर साइज पर डिपेंड करता ही नहीं है, शेप और साइज पर उसका लेना देना नहीं है बेटा। उसका लेना देना तो किस पर है? आपको मैं पहले से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी कम मेंशन करती है, स्कूल में पूछेंगे तो अच्छा लगेगा। वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमेना नहीं है। अच्छा, वेपर प्रेशर को किस पॉइंट से मतलब है? जब रेट ऑफ इवापोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए, उस पॉइंट पर अमाउंट ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो जाती हैं, उनके द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को वेपर प्रेशर बोला जाता है। असली में ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, समझो, ये नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर बेटा रीजन समझो ना खुशी, बेटा वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमेना नहीं है। तो चाहे कंटेनर ऐसा हो, सर्कल वाला, गोल हो, चाहे फिर ये रेक्टेंगुलर शेप का हो, चाहे स्क्वायर शेप का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कोई सरफेस फिनोमेना नहीं। हाँ, अगर मैं यहाँ इवापोरेशन पूछता तो इवापोरेशन किस में ज्यादा होगा? जिसका सरफेस ज्यादा होगा। वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना। बेटा वेपर प्रेशर सरफेस फिनोमेना नहीं। क्लियर कर दो पहले, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड। आप 1 ml ले लो, 1 लीटर ले लो, वेपर प्रेशर सभी का सेम आएगा। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द वेसल, शेप और साइज में भी डिपेंड नहीं करता। बताओ रीजन क्या है इसको लेना? अच्छा ये बताओ, अगर कंटेनर आप छोटा लोगे, असली में ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वेपर प्रेशर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता बेटा। ये असली में एक ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड ना करती हो, शेप साइज पे डिपेंड ना करती हो, उनको बोला जाता है इंटेंसिव। जरा बताओ बेटा, वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेनन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द वेसल। तो चाहे वेसल ऐसा ले लो, चाहे ऐसा ले लो, चाहे ऐसा ले लो, है ना, वेपर प्रेशर सेम होगा। जल्दी बताओ जल्दी। अच्छा, वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा? जब ज्यादा वेपर्स बनेंगी। ज्यादा वेपर्स कब बनेंगी? जब वेपर ज्यादा बनेंगे। जब वेपर ज्यादा कब बनेंगे? जब उस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। अच्छा, कोई लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल मतलब ज्यादा वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी रखता है, तो उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे जब वो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। और जिस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम है, उसके उस पर्टिकुलर टेंपरेचर पे वेपर्स कम बनेंगे। तो जिसका वेपर्स ज्यादा बनेंगे उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, और जिसके वेपर्स कम बनेंगे उसका वेपर प्रेशर कम। असली में वेपर प्रेशर इज नॉट अ सरफेस फिनोमेनन, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड, इट इज डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द वेसल। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता वेसल की। वेपर प्रेशर इज एन नॉट अ सरफेस फिनोमेनन। सरफेस फिनोमेनन का मतलब ये है, चाहे आप कंटेनर किसी भी शेप एंड साइज का ले लो, उसको सरफेस से कोई लेना देना नहीं है। सरफेस ज्यादा हो तो भी वेपर प्रेशर उतना ही होगा, सरफेस कम हो तो भी वेपर प्रेशर उतना ही होगा। अब शेप सरफेस ज्यादा हो या कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेपर प्रेशर का। इस केस में सरफेस ज्यादा है, इस केस में सरफेस कम है, तो वेपर प्रेशर दोनों का सेम रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। लिक्विड के कंसंट्रेशन पे, यहाँ प्योर लिक्विड की बात हो रही है, अभी तो हमने उसमें सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया है, कंसंट्रेशन की तो बात ही नहीं आई। प्योराज अभी कंसंट्रेशन की तो बात ही नहीं आई। प्योराज अभी कंसंट्रेशन की बात नहीं आई। अच्छा, वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? तो वेपर प्रेशर जो लिक्विड का है, वेपर प्रेशर किसी भी सब्सटेंस का या लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस का, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है वेपर प्रेशर।
मतलब जिस लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपस की फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसे मॉलिक्यूल का वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ऐसे लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, और वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, है ना, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो जिस लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसे सरफेस, ऐसे मॉलिक्यूल्स का वेपर फेज में जाना मुश्किल होगा, क्योंकि उनके बीच का अट्रैक्शन ज्यादा है, और जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनका वेपर फेज में जाना मुश्किल है। असली में वेपर फेज में मॉलिक्यूल जाते कब हैं? जब वो अपने अट्रैक्शन को ओवरकम कर लेते हैं। ओवरकम करने का मतलब है उस अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं। अगर मान लो लिक्विड के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो वो इतनी आसानी से वेपर फेज में जा ही नहीं पाएंगे, और वेपर फेज में जा नहीं पाएंगे तो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर जो है वो बेटा किस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वेपर प्रेशर किस चीज के ऊपर इंडिपेंडेंट है? तो वेपर प्रेशर कोई सरफेस फिनोमिनन नहीं है, सही है। आप ज्यादा सरफेस ले लो, कम सरफेस ले लो, उससे वेपर प्रेशर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शेप साइज ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता, वो अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर वेपर प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? तो वेपर प्रेशर जो डिपेंड करता है वो इंटरमॉलिक्यूलर नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ लिक्विड में कौन आता है? नेचर ऑफ लिक्विड में कौन आता है? वेपर प्रेशर जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो नेचर ऑफ लिक्विड है। नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है? नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है, कौन बताएगा? नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है जिस लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी, नेचर ऑफ लिक्विड पे जिस लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसे लिक्विड के मॉलिक्यूल का वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी। और ऐसे मॉलिक्यूल्स का वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी अगर कम होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो फॉर एग्जांपल वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इथेनॉल से कम होता है, इथेनॉल से कम होता है। वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इथेनॉल से कम होता है। रीजन क्या है? वाटर के अंदर एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर के अंदर एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वाटर के अंदर जब एक्सटेंसिव इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो वेपर प्रेशर कम होगा। जिसके अंदर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो वाटर का वेपर प्रेशर इथेनॉल से कम होता है, वाटर का वेपर प्रेशर इथेनॉल से कम होता है। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे नोट करेंगे एक और चीज। अच्छा ये रफ कर दूं, ये रफ कर दूं। अच्छा एक चीज समझो, यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर जितनी ज्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उनके मॉलिक्यूल का वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी। तो एक पॉइंट नोट कर लिया ना, तो जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। अच्छा ये नेचर ऑफ लिक्विड से क्या मतलब है? वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, इसका मतलब ये है जिस लिक्विड के अंदर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, जिस लिक्विड के अंदर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनके मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्सेस है वो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उन मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, उन मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी। अब ऐसे मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की अगर टेंडेंसी कम है तो वेपर प्रेशर कम होगा ना। अच्छा वेपर प्रेशर ज्यादा कब होता है? जब जो ज्यादा वेपर बनाएगा। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, अगर मैं कहीं कह दूं कि किसी का वॉलेटाइल नेचर ज्यादा है,
तो वॉलेटाइल नेचर ज्यादा है, इसका मतलब है वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर मैं कहीं बोल दूं कि किसी का वॉलेटाइल नेचर ज्यादा है तो इसका मतलब है वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। और वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी अगर ज्यादा होगी तो ज्यादा वेपर्स बनाएगा, और ज्यादा वेपर्स बनाएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल नेचर अगर किसी का ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। जरा समझो इस बात को, फिर मुझे बताओ कुछ डाउट है तो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मालूम है ना, दो प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करती, शेप साइज पे डिपेंड नहीं करती। अच्छा ये बताओ, टेम्परेचर इंटेंसिव है ना, मेरी बॉडी का साइज, आपकी बॉडी का साइज, सभी का साइज अलग अलग है, पर सभी का बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। बोलो, सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हाँ बेटा, मैं इसके वो भेजूंगा ग्रुप में, है ना, पूरा नोट्स भेजूंगा ग्रुप में बेटा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का कंसेप्ट ऐसा है कि जैसे वाटर है, तो वाटर के अंदर बेटा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू अल्कोहल। वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू अल्कोहल। वाटर के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? किसके मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? जल्दी बोलो। वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल, तो वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कम होगा इथेनॉल से। वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इथेनॉल से कम होगा। जिसकी फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी। और जिस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी उसका वेपर प्रेशर कम होगा। जल्दी बताओ, सुनना चाह रहा हूं तुम्हारा जवाब। आया नहीं लग रहा मुझे समझ में, आया नहीं समझ में आपको। जिस लिक्विड के अंदर जितनी स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होंगी उस लिक्विड के मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, और जिस लिक्विड के मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी उनका वेपर प्रेशर कम होगा। दो ही बच्चों ने लिखा है क्लियर है, क्लियर है, बाकी बच्चे नहीं लिख रहे, बाकी पढ़ नहीं रहे क्या? चलो ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बार बार बताओ, एक चीज बार बार बताओ, चलो क्वेश्चन पूछो। सुन लिया ना यहाँ तक? अब वेपर प्रेशर एक और चीज पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर जिस पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर जो बताता है उस इक्वेशन को कहते हैं क्लॉजियस क्लैपेरियन, क्लैपेरियन इक्वेशन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो वेपर प्रेशर पर बताता है उसको बोला जाता है क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन। पहले समझते हैं, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर। आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ेगा। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी
वेपर प्रेशर बढ़ेगा। भाई पहले के कंपैरिजन में क्या कह रहा है? नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा हो जाए तो फिर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। वो आप कर सकते हो जब एक्सटर्नल कंडीशन देकर, टेम्परेचर, प्रेशर, यही तो बताया था ली चैटलियर प्रिंसिपल ने कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दोगे तो फिर वो उस साइड शिफ्ट हो जाता है जहां पर उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सके। मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि रेट ऑफ कंडेंसेशन ज्यादा हो जाए रेट ऑफ इवेपोरेशन से विदाउट किसी एक्सटर्नल कंडीशन के, विदाउट किसी एक्सटर्नल कंडीशन। देखो टेम्परेचर का इफेक्ट बता रहा था। टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे ज्यादा? बेटा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा वेपर्स बनेगी पहले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मतलब मान लो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो और अगर आप एक 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर मेजर कर रहे हो तो मुझे बताओ किस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर कर रहे हो और आप 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर कर रहे हो, किस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? जल्दी बताओ, किस केस में वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा? अगर आप एक 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर कर रहे हो और एक 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेजर कर रहे हो सेम लिक्विड का, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा आएगा? 35 का ज्यादा आएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो वेपर प्रेशर यहाँ पर समझ में आ गया हमारे। मतलब अगर एक स्टूडेंट स्कूल लेवल पढ़ता है, सीबीएसई बोर्ड पढ़ता है, तो उसको दो चीजें आनी चाहिए कि वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जिस लिक्विड के अंदर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग होंगी उसके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी। और वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। वेपर प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और वेपर प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज्यादा अब ये मान लो एक लिक्विड के अंदर ज्यादा स्ट्रांग फोर्सेस है तो उसके वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, वो कम वेपर्स बनाएगा एज कंपेयर्ड टू दूसरे लिक्विड के जिसके अंदर फोर्सेस वीक है, उसके मॉलिक्यूल तुरंत वेपर फेज में पहुंच जाएंगे। जिसके अंदर स्ट्रांग फोर्सेस है उसके मॉलिक्यूल वेपर फेज में इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएंगे। जब मॉलिक्यूल इतनी आसानी से वेपर फेज में नहीं पहुंच पाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। आसानी से पहुंच जाएंगे वेपर फेज में तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसा लिक्विड जो ज्यादा वेपर्स बनाता है उसको वोलेटाइल लिक्विड बोला जाता है। ऐसा लिक्विड जो ज्यादा वेपर्स बना जाता है उसको वोलेटाइल लिक्विड बोला जाता है। किसी लिक्विड का वोलेटाइल नेचर ज्यादा है तो इसका मतलब है उसके मॉलिक्यूल्स का वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। हाँ खुशी, अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि अल्कोहल के अंदर फोर्सेस वीक है ना। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर अब पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मॉलिक्यूल वेपर में जाएंगे जिसके कारण वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। अब डाउट बताओ कुछ। अब ये क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? ये आईआईटी के सिलेबस में बेटा, एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। ये आईआईटी के सिलेबस में है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताता है वेपर प्रेशर पे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताता है वेपर प्रेशर पे। तो ये इक्वेशन ये है ln P2 by P1 is equals to delta H vaporization upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ठीक है, इसको कहते हैं क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन where P1 and P2 are the pressure at temperature T1 and T2। टेम्परेचर T1 and T2 पर, और ये टेम्परेचर किस में लेने होते हैं? केल्विन में। P1 and P2 are the pressure at temperature T1 and T2। डेल्टा H वेपोराइजेशन का मतलब है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन।
आप मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन जानते हैं? नहीं जानते। एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उस एनर्जी को बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है उसको बोला जाता है मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। P1 and P2 are the pressure at temperature T1 and T2. Enthalpy of vaporization, molar enthalpy of vaporization. H2O liquid से H2O gas, enthalpy of vaporization positive. एक मोल लिक्विड को एक मोल गैस में कन्वर्ट करने के लिए अब आप पूछोगे R, जिन बच्चों ने 11 सही से नहीं पढ़ी वो सुने ध्यान। R का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू आपको याद करा दूं, R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। R की वैल्यू होती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ठीक है, आप इसका मतलब समझ लें। ln का मतलब क्या होता है? ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग 2.303 लॉग बेस 10। ln का मतलब होता है लॉग बेस e। ln का मतलब होता है लॉग बेस e, और लॉग बेस e को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिलेशन होता है। लॉग बेस e को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिलेशन होता है। बेटा ये ओनली जी के सिलेबस के लिए है, आईआईटी जी में पूछा जाता है, सिर्फ एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा, इसको लॉग के टर्म में भी लिख सकते हो आप, लॉग P2 by P1 डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log P2 by P1 एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अच्छा, इसको अगर हम इंटीग्रल पार्ट में लिखें तो इसका फॉर्मूला होता है, जिससे ये बनाए गए फॉर्मूले, ln P is equals to ln K, K कांस्टेंट है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन R T। ये इंटीग्रल पार्ट है इसका, जिसकी मदद से ये बनाया गया है, जिसकी मदद से ये बनाया गया है। अभी कैसे डिराइव आई इक्वेशन, इसका आपको कोई मतलब नहीं है। ln P is equals to ln K माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन R 1 अपॉन T। अच्छा, अगर एक बार नीट ने क्या क्वेश्चन पूछा है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बताओ क्या होगा? dln P by dt, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? 0। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन 1 by t का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? चलो 1 by t का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता है? 1 by t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बेटा ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर निकाल सकते हैं वेपर प्रेशर पर। इसको अगर मैं लॉग के टर्म में लिख दूं तो ये होता है इसका फॉर्मूला, है ना। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करके एक इंटीग्रल पार्ट में लिख दूं तो ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, 1 by t का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो भाई 1 by t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाई टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? नहीं आता 1 बाई टी का, कोई बात नहीं, और बताओ कोई। 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला पूछा था नीट में, नीट के पेपर में पूछा था ये फॉर्मूला, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला पूछा था नीट के पेपर में 2018। अब आप सोचो स्कूल लेवल का स्टूडेंट कैसे करेगा, ये एकेडमिक्स का स्टूडेंट कैसे करेगा? ये क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। एकेडमिक्स लेवल में ये बच्चा क्वेश्चन कर ही नहीं सकता। हाँ, 1 बाई टी स्क्वायर होता है, माइनस का 1 बाई टी स्क्वायर होता है।
इस इक्वेशन को बोला जाता है क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोला जाता है क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन। इस इक्वेशन को बोला जाता है क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन। ये आईआईटी के लिए है, या एकेडमिक्स लेवल में नहीं पढ़नी होती है। जिन बच्चों को एकेडमिक्स लेवल पढ़ना है वो ये ना पढ़े। नोट कर लो, पूरा नोट करो। तो आज मैंने तुम्हें इवोपरेशन बता दिया है, आज मैंने तुम्हें वेपर प्रेशर बता दिया। बेटा वेपर प्रेशर एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, रफ कर दो इसको नोट कर लेना, दोबारा फिर पढ़ाऊंगा तो फिर आ जाएगा। इसको नोट कर लेना, तब तक के लिए इसको मेमोराइज कर लेना। एक फैक्टर और है, चलो अभी हम यहां समझते हैं कि वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड नहीं करता और वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और वेपर प्रेशर कब पढ़ा जाता है? तो वेपर प्रेशर तब पढ़ा जाता है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर आ जाए तब वेपर प्रेशर पढ़ा जाता है। तब अमाउंट ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो जाती है, और जब अमाउंट ऑफ वेपर्स कांस्टेंट हो जाती है उस समय वो जितना प्रेशर लगाती है उसी को वेपर प्रेशर बोला जाता है। एक और कंसेप्ट है वेपर प्रेशर, और वो वेपर प्रेशर ये है कि अगर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का ज्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, हाँ मुझे मालूम है अभिषेक ये थोड़ा डिफिकल्ट था, अच्छा मैं तुम्हें याद करा दूं। अभिषेक ऐसे समझो कि क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन क्या बताती है, चलो ऐसे समझते हैं। क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन क्या बताती है, मुझे ये बताओ, मैं बताऊं। दिस इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, ये बताती है। समझ गए? पहली बात इतना क्लियर कर दो। अच्छा, हम क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन से क्या समझते हैं? क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन हमें बताती है कि हम लोगों ने एक चीज सीखी है ना, हम लोगों ने एक चीज सीखी है, ये बताओ। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। अब वो न्यूमेरिकली कितना बढ़ता है हमें कैसे करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो कितना बढ़ेगा कैसे समझेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला याद कर लिया हम लोगों ने, ln P2 by P1 एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन R 1/T1 माइनस 1/T2। ये फॉर्मूला याद कर लिया। ये ln में है, इसको log में कन्वर्ट कर दो, log 10 P2 by P1 एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, यहां R 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, अब इसी का इंटीग्रल पार्ट, ये इक्वेशन आई कहां से है? तो वो इस फॉर्मूले से आई है, ln P ln K माइनस एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन RT। अब क्या किया होगा उन्होंने? पहले टेम्परेचर T1 पे प्रेशर P1 आया होगा, टेम्परेचर T2 पे प्रेशर P2 आया, उनको सॉल्व किया होगा, ये इक्वेशन बनी होगी। आई नीट ने क्या पूछा था? d ln P by dt पूछा था, d ln P by dt पूछा था। इसका डिफरेंशिएशन 0, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन R 1/T का डिफरेंशिएशन माइनस 1/T²। तो d ln P by dt is equals to enthalpy of vaporization upon RT²। अब चेक करो, तो मैं यहां से ये नहीं बताना चाहता था, अगर स्कूल लेवल आप पढ़ते हो ना तो आप इतने से काम चला लोगे कि टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है तुम्हें मालूम है? टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ऐसे मॉलिक्यूल की एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगी, और एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो
क्लॉजियस क्लैपेरियन इक्वेशन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बताती है वेपर प्रेशर। अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है? ये वाला, ये पूछा था नीट ने ना, ये पूछा था नीट। अच्छा एक और कंसेप्ट है वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और वेपर प्रेशर अगर कम है, अगले टाइम में समझाऊंगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एक ये फैक्टर नंबर है थर्ड। वेपर प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। समझो मेरी बात, जिस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, जिस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी उसको बॉयल करने के लिए तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। अरे भाई जिस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा। जिस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उसके बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, जिस लिक्विड के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी उसको बॉयल करने में तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का ज्यादा होता है जिसका वेपर प्रेशर कम होता है, और जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो वेपर प्रेशर अगर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, और वेपर प्रेशर अगर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तीन फैक्टर हैं जिन पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर ये था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा फैक्टर था कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। और तीसरा फैक्टर था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। ये तीन फैक्टर पढ़ने थे, इन्हीं को बार-बार पढ़ते रहो। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा। अच्छा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कब होता है? जब उस लिक्विड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग। तो जो लिक्विड ज्यादा वेपर्स बनाएगा वो आसानी से बॉयल हो जाएगा, जो लिक्विड कम वेपर्स बनाएगा उसको बॉयल करना मुश्किल है, मतलब उसको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तीन फैक्टर हैं जिनके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन थ्री फैक्टर्स है ना, किसी भी लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर तीन चीजों पर डिपेंड करता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, एक टेम्परेचर पर, और एक बॉइलिंग पॉइंट। जिस लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग उसका वेपर प्रेशर कम, जिस लिक्विड का टेम्परेचर ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। जल्दी बोलो, अब तो बोलो, अब तो बोलो। जिस लिक्विड के अंदर जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उसको इवोपरेट करना मुश्किल, तो वेपर प्रेशर कम। नहीं आया समझ में? तो वेपर प्रेशर किन चीजों के इंडिपेंडेंट होता है ये भी बता दो। तीन चीजों पे तो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, कितनी चीजों पे इंडिपेंडेंट होता है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर ने आपका अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर शेप और साइज ऑफ वेसल पे डिपेंड नहीं करता। समझे नहीं समझे? जैसे ये मान लो यहां पर समझो, ये मैंने एक मीथेनॉल लिया, ये मैंने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया, और ये मैंने ग्लिसरॉल लिया। इसको कहते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जो होता है ना वो यही होता है। ये ग्लिसरॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकोल, और ये मीथेनॉल। जितने ज्यादा OH ग्रुप होते हैं उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है। कंसेप्ट याद रखो, जितने ज्यादा OH ग्रुप होते हैं उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी। अरे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर ये दोनों OH ग्रुप कर सकते हैं, यहाँ पर ये एक OH ग्रुप कर सकता है, यहाँ तीन OH ग्रुप कर सकते हैं। मोर OH ग्रुप मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? जल्दी बोलो। मैंने क्या बताया था, जितनी फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना मॉलिक्यूल के वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी, और मॉलिक्यूल में वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी कम होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो जितने ज्यादा OH ग्रुप होंगे उतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा, जितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा उतना वेपर प्रेशर कम। बेटा मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाता कब है? जब वो ओवरकम कर जाता है अट्रैक्शन। जब वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेगा तभी तो वेपर फेज में जाएगा। तो अगर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन है तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो सबसे ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? मीथेनॉल का, देन इथाइलिन ग्लाइकोल का, देन ग्लिसरॉल का। अब बोलो, अब तो खत्म हो गया ना, जल्दी बताओ। तो वेपर प्रेशर मैं फिर बताता चलता हूं, वेपर प्रेशर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट and vapor pressure is directly proportional to the temperature. Clausius-Clapeyron equation क्या है? Clausius-Clapeyron equation है d ln p by dt is equals to enthalpy of vaporization upon RT square। एक तो ये आंसर है। एक और है Clausius-Clapeyron equation ln p2 by p1 is equals to enthalpy of vaporization upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2। एक और है log 10 P2 by P1 is equals to delta H vaporization upon 2.303 R 1 upon T1 minus 1 upon T2। This is all about vapor pressure. This is all about vapor pressure। बच्चों को समझ में आया आज का? This is all about vapor pressure को समझ में आया? ये कहानी है बहुत आसान सी, इसको बहुत जल्दी जल्दी आप पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।